बड़ी सियासी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जिसने लोकसभा चुनाव के बीच सियासी गलियारों में सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। ये खबर जो है वो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के खेमे से सामने आई। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने अपने ही भतीजे आकाश आनंद पर बड़ा एक्शन लिया है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से आकाश आनंद को हटा दिया है। आकाश आनंद से उत्तराधिकारी का दायित्व मायावती ने छीन लिया। मायावती की तरफ से कहा गया, अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुए हैं, पूर्ण मैच्योर होने तक जिम्मेदारियों से अलग रहेंगे आकाश आनंद। दरअसल पिछले दिनों आकाश आनंद का एक बयान सियासी तौर पर जिसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद आकाश आनंद पर एक तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन भी लिया गया। उसके बाद आकाश आनंद की जितनी चुनावी रैलियां आगे के लिए शेड्यूल थी, वो सब भी रद्द कर दी गई। जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में एक इतनी आपत्तिजनक बात कही, जो कि मैं आपको ये 20-25 सेकंड का है, सुनाना चाहता हूं। I can go to any shop and buy anything and stay in any hotel because that's my India. Okay, so that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and talking. मतलब वो महोदय ये कह रहे हैं कि भारत की विविधता और लोकतंत्र राम मंदिर, राम नवमी और प्रधानमंत्री जी के मंदिर जाने से चैलेंज हो रही है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि विदेशी मानसिकता के इन सलाहकारों से ओतप्रोत लोग उस विचार को समझ ही नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कहां ये लोग इसमें पड़े हुए हैं कि सब बाहर वालों ने दिया है। जो सैम पित्रोदा जी का बयान है, यह भारत के उस मूल स्वरूप के प्रति अज्ञानता और अवमानना मींस इग्नोरेंस एंड कंटेम्प्ट दोनों को बताता है। इन्हें पता ही नहीं है कि चोल साम्राज्य में बाकायदा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ग्राम सभाएं होती थी। भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपम 11वीं-12वीं शताब्दी में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से बहुत पहले से थे। वैशाली का गणराज्य 2600 साल पहले था। और वेदों के काल में सभा समिति विदत और गण बैठकर कार्य करते थे। और मैं पुनः चुनौती से कहता हूं, भाई अगर आपके दिमाग के ऊपर विदेशी पर्दा है तो हटाइए। सिर्फ भारत में प्राचीन काल में शास्त्रार्थ होता था, धर्म में भी डेमोक्रेसी थी जो दुनिया में कहीं नहीं थी। परंतु क्या बताया जाए, इनको भारत के बारे में समझ ही नहीं है। जिस संस्कृति के बारे में कह रहे हैं कि उसकी वजह से आइडिया ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी कमजोर हुआ, वही हमारी डेमोक्रेसी और विविधता का आधार है। इसीलिए हम दुनिया के इकलौते बड़े देश हैं विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, बिकॉज इन हिंदुइज्म देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। सैम पित्रोदा जी और कांग्रेस पार्टी समझे, और मुझे इसका जवाब चाहिए कांग्रेस पार्टी से। और वो जिस संस्कृति को, मंदिर की जिस संस्कृति के लिए ये भाषा बोल रहे हैं, मुझे इसलिए कष्ट होता है कि बाबरी ढांचे को बचाने के लिए आप अदालत तक खड़े थे, आप राम मंदिर को बदनाम करने के लिए आप 7 समुंदर पार से खड़े हुए हैं। मुझे लगता है यह बहुत आपत्तिजनक है। और वो संस्कृति यदि उन्हें न समझ में आती हो तो मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वो पंक्ति दोबारा उनको बता देना चाहता हूं, जो उनकी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका अंतिम छंद था जो भारतीय संस्कृति के इस आधार को पूरी दुनिया के लिए बताता है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन। थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं। और वैसे ही ये शहजादे, ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है
ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। మిత్రులారా, నేను చాలా ఆలోచించాను. ద్రౌపది ముర్ము గారిని ఇంత సుప్రతిష్ఠితమైనటువంటి ఆదివాసీ సముదాయానికి చెందినటువంటి ద్రౌపది ముర్ము గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంత తీవ్రంగా ఎందుకు వ్యతిరేకించింది? మొత్తము ఆదివాసీ సముదాయపు వ్యతిరేకత వచ్చినా కూడా లెక్క చేయకుండా मोदी चुनावी सभा में भी तेलंगाना के वारंगल में वही बयान जो सैम पित्रोदा ने दिया है उसी पर अपनी बात रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि वो चमड़ी का रंग देखकर नस्ल तय कर रहे हैं। शहजादे के सलाहकार, उनके अंकल जो अमेरिका में रहते हैं, नस्लीय टिप्पणी की गई है सैम पित्रोदा की तरफ से। ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कांग्रेस पर कर रहे हैं, चमड़ी का रंग देखकर नस्ल तय कर रहे हैं। पित्रोदा के नस्लीय बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा कि जिस तरीके से क्रिकेट के मैच में थर्ड अंपायर को लाया जाता है, इसी तरीके से शहजादे जो हैं वो अमेरिका में बैठे अपने अंकल को ले आते हैं। और पित्रोदा के नस्लीय टिप्पणी जो बयान आया है उसी को लेकर घेराबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहते हुए की जा रही है कि चमड़ी का रंग देखकर नस्ल तय कर रहे हैं। मतलब जिसका रंग गहरा है उसको अफ्रीकी मूल का बता रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। చర్మపు రంగు నల్లగా ఈ దేశంలో చాలా మందికి ఉంటుంది। सैम पित्रोदा का बयान जिसको लेकर एक बार फिर से अब चुनाव में सियासी घमासान। और इस बीच आपको बता दें कि सैम पित्रोदा का ये जो नया बयान आया है जिस पर ये नया सियासी घमासान देखने के लिए मिल रहा है, उस बयान से कांग्रेस पार्टी किनारा कर रही है। कांग्रेस कह रही है बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, बयान अस्वीकार्य है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। सैम पित्रोदा के इस बयान को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बयान को लेकर चुनावी सभा में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की घेराबंदी कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है, माफी की मांग की जा रही है और अब खुद कांग्रेस पार्टी सामने आई है। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी किनारा कर रही है। कांग्रेस पार्टी खुद कह रही है कि बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल ये बड़ा हो जाता है कि इस चुनावी माहौल में ऐसे बयान देने की सैम पित्रोदा को जरूरत क्या पड़ रही है, जिस पर देश में चुनावी घमासान और खुद उनकी पार्टी को बार बार शर्मिंदगी और किनारा करना पड़ रहा है। ये तो एकदम एक्यूरेट पॉइंट है। यू आर 120% राइट। मतलब सैम पित्रोदा हैज नो बिजनेस, मैंने पहले भी कहा था इस बारे में सैम पित्रोदा का, ही हैज नो बिजनेस टू कीप सिटिंग देयर, जहां भी विदेश में वो बैठे हैं और वहां पर इस तरह का कमेंट करने के लिए। और अब ये मसला ज्यादा गंभीर हो जाएगा क्योंकि उसको उसके रेशियल एलिमेंट को फोकस में लेकर आए और सब लोग यहां इस बात से एग्री करेंगे, खुद प्राइम मिनिस्टर। तो सैम पित्रोदा भी कुछ चुनाव बाकी हैं, तब तक वो कांग्रेस को कहां दफन करना चाहते हैं वो तो सैम पित्रोदा और कांग्रेस जाने। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कांग्रेस सैम पित्रोदा से किनारा करते वक्त कह रही है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी कि राहुल गांधी के सलाहकार कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये भी दरकिनार हो जाए और राहुल गांधी भी दरकिनार हो जाए और पार्टी भी हो जाए तो और ये लोग क्या थाली में मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। మిత్రులారా, ప్రశ్నను తెలుగులో వివరిస్తాను. మన దేశంలో కూడా ఈ రాకుమారుడు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ పెత్తందారుల పెద్ద కుమారుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన మీద నాకు చాలా కోపం వస్తుంది. నన్ను తిడితే నాకు కోపం రాదు, కానీ నా దేశంలో ఉన్నటువంటి
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में कह रहे हैं आज मैं बहुत गुस्से में हूं कि हमारी राष्ट्रपति अफ्रीकी हैं। ये जिस तरीके की टिप्पणी जो है वो राहुल गांधी के सलाहकार और जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है उसके अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, उनकी तरफ से सामने आई है। इसके बाद तो पूरी तरीके से कांग्रेस यहां पर बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। और जो बात अभय विज्ञान जी कह रहे थे कि साहब मतलब कांग्रेस को कहना पड़ा है कि बयान दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब राहुल गांधी के सलाहकार और उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण, इससे खराब स्थिति कांग्रेस के लिए शायद हो नहीं सकती है। विनोद जी देखिए, सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, ये कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड लोग हैं जिन्हें ना देश का पता ना देश के उसका पता। वो बात एकेडमिकली बात कहाँ कहते हैं, कब कहनी चाहिए, उन्हें इसका पता ही नहीं है। वो ये बात विविधता श्योरली ये तो पता हो चुनाव चल। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। మిత్రులారా మీరు జవాబు చెప్పాలి। చర్మం రంగు बहुत नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मुद्दे को लेकर दिखाते हुए चुनावी सभा में, मतलब चमड़ी के रंग के आधार पर ये जो भेदभाव किया जा रहा है, जो टिप्पणी की जा रही है भारतवासियों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मतलब प्रधानमंत्री जी ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया है और सैम पित्रोदा को बात कहने का सलीका नहीं है। उनको ये अगर ये कहना है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, तरीके अलग अलग हैं। वो कह सकते थे इस देश में तमाम धर्म हैं, तमाम जातियां हैं, तमाम रंग के लोग हैं, तमाम नस्लों के लोग हैं, तमाम भाषाओं के लोग हैं, तमाम क्षेत्रों के लोग हैं, जो हमेशा लोग कहते हैं कि भारत जो है विविधता में एकता है। लेकिन उसके लिए चीनी, अफ्रीकी, अरबी इसकी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। भाई आपको कोई, आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहे हैं क्या कि कौन फिर तो मतलब फिर तो ये दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का ही कहा जाएगा ना कि आपके सलाहकार ऐसे हैं जिन्हें बोलने का सलीका तक नहीं है सर, और जिनको ये भी नहीं पता कि किस टाइम पर क्या बात बोली जाए और वो कैसे पार्टी को ही बैकफायर करेगी। देखिए, कांग्रेस पहले ही उत्तर दक्षिण के मुद्दे को लेकर विवाद से घिरी हुई है। सही। और सत्यनारायण गंगाधर उर्फ सैम पित्रोदा ने उस पर तड़का लगा दिया है। इन्होंने जो कहा है वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यदि राजनीतिक मुद्दा है तो चुनाव के टाइम पे उन्होंने क्यों कहा? विनोद जी कह रहे हैं कि वो राजनीतिक मुद्दा बना दिया प्रधानमंत्री जी ने, तो सैम पित्रोदा ने ये क्यों कहा? राजनीतिक हित के हिसाब से तो उन्होंने कहा होगा। और कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो पिछले बयान के दौरान भी कहा गया था, तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से उनको क्यों नहीं हटाया गया? कांग्रेस से बाहर क्यों नहीं किया गया? उनको बार बार ये कहने का अवसर क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस पे मतलब सहमत है भारत के बंटवारे को लेकर। तो अभय जी, ये गोरा काला और ये चमड़ी का रंग, ये बड़ा नैरेटिव बन सकता है इस चुनाव में? देखिए, मैं ये तो नहीं मानता हूं कि ये कि बहुत बड़ा और चुनाव के लिए निर्णायक कहानी बनेगी, इसकी भाजपा के पक्ष में जाएगी। हाँ। ये इस बारे में फैसला लेना अभी बहुत जल्दबाजी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को फौरन कार्रवाई करते हुए सैम पित्रोदा से अपना नाता पूरी तरीके से तोड़ लेना चाहिए। जो कुछ भी सांगठनिक रिश्ते दोनों के बीच में हैं, स्पष्ट रूप से उनकी तरफ से वक्तव्य आना चाहिए। ये नहीं, ये इससे काम नहीं चलेगा। पूरी तरीके से रिश्ते खत्म करने चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। एक पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हुए भाई बहन को नागरिकता देकर उसका सम्मान करेंगे। और आप बोर्ड लेकर खड़े हो, चिंता मत करो भाइयों बहनों, आपका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और अजय मिश्रा का अधिकार है। आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे भले आदमी जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी कोर्ट के केस के बहाने धोखा देती रही। मोदी जी को आपने दूसरी बार बनाया प्रधानमंत्री। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, ट्रस्ट वालों ने, ये अखिलेश, डिंपल बहन, राहुल बाबा, इनकी बहन प्रियंका, माताजी,
खड़गे जी सबको निमंत्रण दिया, मगर वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? बताओ खीरी वालों, क्यों नहीं गए? ना भाई, वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। उन्हें उत्तराधिकारी के दायित्व से भी हटा दिया गया है। बीएसपी के भीतर ये जो उथल पुथल मची हुई है, इस बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, बीएसपी के हाथ से चुनावी बाजी निकल चुकी है, बीएसपी की एक भी सीट नहीं आ रही। अखिलेश यादव कह रहे हैं, अपना वोट खराब ना करें, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट देकर संविधान के संग आरक्षण बचाएं। ये अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, जिसमें अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि अपना वोट बर्बाद ना करें, बीएसपी की एक भी सीट नहीं आ रही। आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। बीएसपी शून्य पर थी 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों में। उसके बाद 2019 में जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो जरूर बीएसपी के खाते में 10 सीटें आई थी और समाजवादी पार्टी वही 2014 की तरह 5 सीटें ही हासिल कर पाई थी। लेकिन अब इस बार एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो एनडीए का मुकाबला कर रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, और बीएसपी जो है वो विपक्ष के गठबंधन से अलग चुनाव मैदान में उतरी हुई है। और इस सब के बीच ये सियासी उठापटक बीएसपी के खेमे में जो हुई है, उसी पर अखिलेश यादव का ये वार। असल में मायावती ने पिछले कुछ दिन से आकाश आनंद की बोलती बंद कर दी थी। हुआ यह था कि 28 अप्रैल की तारीख उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद आकाश आनंद की चुनावी सभाएं रद्द कर दी गई। सीतापुर में आकाश आनंद के जिस भाषण पर मुकदमा दर्ज हुआ वो सुना देते हैं आपको। जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है। ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। तो ये आपने सुना वो आपत्तिजनक बयान आकाश आनंद का, क्योंकि चाहे लोकतंत्र हो या फिर चुनावी राजनीति, हिंसा की तो कोई जगह हो नहीं सकती। और ऐसे में जूता, चप्पल, लाठी को लेकर जिस तरीके का बयान आकाश आनंद की तरफ से दिया गया, उसी को लेकर जबरदस्त विरोध था। मामला पुलिस में शिकायत तक पहुंचा और ऐसे में अब बड़ा सवाल, जिस तरीके का एक्शन मायावती ने पार्टी के भीतर अपने भतीजे आकाश आनंद पर लिया, भतीजे का गेम किया, किसके दबाव में है बुआ, ये सवाल बड़ा हो जाता है। और अब बीएसपी में जो कुछ हुआ है भीतर खाने, उस पर समाजवादी पार्टी का ये कह देना कि साहब बीएसपी खाता भी नहीं खोलना जा रही है, इनको वोट देकर अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। अब देखिए, इस जो मायावती ने आज सवेरे अखबार में मैंने पढ़ा कि उन्होंने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया, सारी जिम्मेदारियों से भी हटा दिया और अपर पद को कहा। तो इसके पहले भी मायावती ने कुछ अपने उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में बदले हैं कई, तो उसकी सरल व्याख्या जो हो सकती है वो ये है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी का वो खेल खेल रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये एक सरल व्याख्या, क्योंकि भारतीय ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर मायावती भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मुश्किल भी बन रही हैं। कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल बन रही हैं, कहीं उनके लिए मुश्किल बन रही हैं। तो ठीक है, ये इस बात को अभी तुरंत हम लोगों के लिए डिकोड कर पाना मुश्किल है, कम से कम मेरे लिए। हमारे साथी डिकोड कर पाएंगे तो मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरे लिए मुश्किल है कि मायावती क्या दरअसल कर रही हैं, क्या चाहती हैं, उनकी राजनीति। ये तो बात एक तथ्य है कि मायावती वापसी की कोशिश कर रही हैं वहां पर, और वापसी कोशिश तभी कर सकती हैं जबकि वो स्वतंत्र रूप से चिंतन कर रही हो, स्वतंत्र रूप से रणनीति बना रही हो, ना कि किसी पार्टी का खेल खेल रही हो। आपको क्या लगता है, आप डिकोड कर पाएंगे मायावती के स्टेप को? मैं इसको बड़ा साफ साफ एक ही नजरिए से देखता हूं, बिकॉज
मैंने बहुत सालों उसको मायावती को ऑब्जर्व किया है उन्हें। तो देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर थी, उनके ऊपर जो दबाव थे वो सब जानते हैं, यहाँ कोई नई बात नहीं है। उनको ये इंश्योर करना था पिछली स्थिति से कि इस बार वो अपना इंडिपेंडेंट खेल खेल सके, अपनी पार्टी को उठाने का। उत्तर प्रदेश में यह बात बुरी तरह से फैल गई थी कि मायावती को अब रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसको रीबिल्ड कर रही थी। उतने में ये व्यक्ति आके इस तरह का बयान देते हैं जो प्रेजेंट डायनामिक्स में, मौजूदा सियासत में मायावती को सूट नहीं करता। तो इसीलिए उन्होंने उनको तुरंत अलग किया और चुप करा दिया कि अभी आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि मायावती की राजनीति अभी सेट नहीं हुई है, ना ही उनके आगे का ट्रैक सेट हुआ है। वो उसको सेट करने की कोशिश कर रही हैं पिछले इलेक्शंस को देखते हुए। नहीं तो मतलब आप कह रहे हैं कि डरकर मायावती ने कदम उठाया है भतीजे के खिलाफ, उनकी सियासत के डायनामिक्स को सूट नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने किसी के डर से ही कदम उठाया है। हाँ। मैं ये कहूंगा उन्होंने अपनी राजनीति के खराब होने के डर से ये कदम उठाया है। ठीक, विनोद जी। देखिए, मायावती और बहुजन समाज पार्टी अब 80 के दशक की बहुजन समाज पार्टी नहीं है। वो तिलक तराजू तलवार वाले दौर से बहुत आगे आ चुकी है। वो हाथी नहीं गणेश वाले दौर को भी कर चुकी है। और आकाश आनंद ने जो भाषण दिया है, वो भाषण फिर बीएसपी को पीछे ले जाता है उसी दौर में जब वो बिल्कुल एक खास वर्ग की पार्टी बन के रह जाए। और मायावती अब इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं कि उनको अपनी राजनीति दोबारा स्थापित करने के लिए जो तमाम समाज के दूसरे वर्ग उनकी पार्टी के साथ मिलते रहे हैं और आते रहे हैं, जो बहुजन समाज की परिधि से बाहर के वर्ग हैं, हाँ तो वो फिर छिटक जाएं। जो अभिज्ञान कर रहे हैं, मैं उसी बात को और स्पष्ट कर रहा हूँ कि वो अपनी राजनीति को खत्म नहीं करना चाहती हैं। वो बहुजन से सर्वजन की और बढ़ चुकी हैं। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है, मायावती को लगता है कि आकाश आनंद अभी परिपक्व नहीं है। नहीं सर, लेकिन मैं जो हूँ इसको काउंटर करूंगी और ये कहते हुए काउंटर करूंगी कि यहाँ पर जो आकाश आनंद हैं वो तिलक तराजू और तलवार, वो जो बयान हुआ करता था, ये उस दौर में आपको क्यों लग रहा है पार्टी को लेकर जा रहा है? वो किसी जाति को लेकर तो टिप्पणी नहीं कर रहा है। वो तो जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है, सरकार है, उसको लेकर नाराजगी और उस दिशा में बात कर रहे हैं। तो फिर इसको जाति से तो नहीं जोड़ा जा सकता कि ये मायावती की जो बीएसपी की जो राजनीति है उसको उल्टी दिशा में लेकर जाने की वजह से और इसलिए मायावती ने एक्शन ले लिया। आइए, नहीं देखिए, जो आक्रामकता आकाश जी ने अपनाया है, मायावती जी भी आक्रामक हैं, लेकिन मायावती जी में इतनी समझ जरूर है कि हमें कब 2 कदम आगे बढ़ना है और कब 2 कदम पीछे हटना है। हाँ। वो समझ शायद आकाश जी में अभी विकसित नहीं हो पाई है और इसी वजह से उनकी जो आप विषय कर रही हैं कि उन्होंने सरकार पे हमला किया, सियासी नफा नुकसान। हाँ। तो कुल मिला के जो विनोद जी कह रहे थे उसको उसके साथ जोड़ना चाहिए कि मायावती प्रयोगवादी नेता हैं। हाँ। और वो अक्सर प्रयोग करती हैं। और 13 उम्मीदवार जो अभी अभय जी ने कहा बदलने की बात, वो भी एक प्रयोग ही था। मायावती नहीं चाहती कि भविष्य की दोस्ती पे कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा हो जाए और इसी वजह से वो आकाश को पीछे लाई हैं कि भविष्य में क्या है, राजनीतिक परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं और मायावती का जो अगला चरण है वो ये है कि वो चाहती है किसी भी तरह से हम संघर्ष के साथ अपने आप को खड़ा कर रखें। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीच चुनाव में इस तरीके का एक्शन अपनी ही पार्टी के कर्ता धर्ता के खिलाफ लेना, ये बीएसपी को कितना नफा या कितना नुकसान इस चुनावी राजनीति में पहुंचाएगा। कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी रायबरेली में राहुल गांधी के लिए धुआंधार कैंपेन वो शुरू कर चुकी हैं। आज प्रियंका गांधी रायबरेली में बछरावा विधानसभा इलाके में नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं आपको अपने सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रियंका गांधी इस समय रायबरेली में हैं। रायबरेली के बछरावा में नुक्कड़ सभा कर रही हैं। राहुल गांधी के पक्ष में वोट मांग रही हैं और बता रही हैं राहुल गांधी ने किस तरह से यात्राएं की हैं, एक देश में एक इलाके से दूसरे इलाके तक की दूरी नापी है। और आप ये सामने तस्वीरें देखिए, यहाँ पर प्रियंका गांधी सीधे एड्रेस कर रही हैं। छोटी छोटी ये नुक्कड़ सभाएं हैं और कोशिश इस बात की है कि मैसेज दिया जाए छोटे लेवल पर और फिर वो मैसेज यहाँ से आगे की ओर जाए और आगे की ओर पर्कुलेट के लोगों तक पहुंचे। देखिए अखिलेश यादव की यहाँ पर तस्वीर, समाजवादी पार्टी का झंडा भी आपको दिख रहा है सामने, छोटा सा ये समाजवादी पार्टी का झंडा और इसमें साथ में झंडा है कांग्रेस का झंडा, आम आदमी पार्टी, ये सारी जो इस तरह की पार्टियां हैं जो समर्थन दे रही हैं मौजूद हैं। आगे समाजवादी पार्टी की टोपी लगा करके भी यहाँ भी आप समाजवादी पार्टी के झंडे आप देखेंगे। तो ये वो जगह हैं जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हैं। तो ऐसे में ये समर्थन
लेने की कोशिश है प्रियंका गांधी की। और प्रियंका गांधी यहाँ पर जो जमीन के मुद्दे हैं उनको उठाने की बात कर रही हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के। यहाँ के बाद जो उनकी नुक्कड़ सभा है वो और भी कई हिस्सों में है। रायबरेली, आप यूं समझ लीजिए कि एक के बाद एक नुक्कड़ सभाओं का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है। पूरा दिन रायबरेली रहना है, इसके बाद आगे का जो प्रोग्राम होगा उनका वो अमेठी भी होगा। पूरी कवायद है प्रियंका गांधी की कि रायबरेली के लोगों को ये बताना कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी भले ही बाहर प्रचार कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ पर उनका पूरी तरह से साथ दे रही हैं और ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। प्रियंका गांधी पर काफी हद तक दारोमदार है इस लड़ाई में राहुल गांधी को जो विनिंग लाइन है उसको पार कराने का। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एपी न्यूज, बछरावा, रायबरेली। तो नुक्कड़ सभाओं में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साध रही हैं। जो मोदी जी की सरकार है वो खरबपतियों को तो मजबूत बना रही है लेकिन हर स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर बना रही है। लोकतंत्र को कमजोर बनाने का मतलब क्या है? लोकतंत्र क्या है? आपके जीवन में क्या महत्व है उसका? यही है कि आपको वोट का अधिकार मिलता है, आपको कुछ पसंद नहीं है आपको शिकायत करने का अधिकार है, आपको नेता को जवाबदेही बनाने का अधिकार है कि भाई तुमने मेरा काम नहीं किया, देखना। रायबरेली के बिल्कुल नजदीक अमेठी की सीट, अमेठी के चुनावी रण में बीजेपी की उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पाकिस्तान की एंट्री कराई है। कह रही है राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान का ये रिश्ता क्या कहलाता है? चुनाव चल रहा है हमारे देश में और राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान में, विदेश में। क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तान के समर्थन को नकारा नहीं? क्यों राहुल गांधी ने अब तक चुनाव में हस्तक्षेप करने के दुस्साहस को खंडन किया नहीं? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। तो स्मृति ईरानी को आपने सुना किस तरीके से राहुल और पाकिस्तान का ये रिश्ता क्या कहलाता है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अमेठी रायबरेली इलेक्शन में प्रियंका फैक्टर, ये इन दोनों सीटों पर कितना असर होगा भी या नहीं? अभय जी, प्रियंका गांधी तो अमेठी और रायबरेली की बारे में निर्वाचन क्षेत्रों में पहले भी इंचार्ज रही हैं। जब वो राजनीति में औपचारिक रूप से नहीं आई थी तब भी इन दोनों क्षेत्रों का वो कामकाज देखती थी। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर अमेठी और रायबरेली दोनों से ये दोनों भाई बहन लड़ते, चाहे भले अदल बदल कर लेते सीटें या कुछ करते, या अमेठी से राहुल गांधी को लड़ना ही चाहिए था, मैं अभी भी ये मानता हूँ, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुत उछाल मिलता और राहुल गांधी की चुनौती भी ढंग से निकलकर सामने आती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसके बहुत सारे एक रणनीतिक तर्क दिए जा रहे हैं। मैं उन तर्कों से सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि अगर वो ऐसा करते तो वो ज्यादा राजनीतिक लाभ में होते। उसी नेता को जनता पसंद करती है जो चुनौतियों का सामना करता है, मजबूती से खड़ा रहता है, वही उस नेता को जनता पसंद करती है। यहाँ प्रियंका फैक्टर ज्यादा चलेगा या जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है? प्रियंका फैक्टर और गठबंधन दोनों ही चलेंगे। दोनों खाली प्रियंका फैक्टर चले वो बात संभव नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो आधार है उत्तर प्रदेश में और इस पूरे क्षेत्रों में, खासकर रायबरेली अमेठी में, वहाँ हमेशा कांग्रेस उसे मैच नहीं कर सकती।